जल्दी जल्दी हम जो है 5 मिनट में हम कोशिश करते हैं संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ने का, और इसको भी 5 मिनट में हम दो आज एक्ट को निपटा देंगे। तो हम जानते हैं कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद हम कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, और इस क्रम में दीवानी का अधिकार तो कंपनी के पास आ गई, और जो प्रशासनिक अधिकार थे वो जो है किसके पास रहे? निज़ाम के पास रहे, बंगाल के निज़ाम से। इस तरह से द्वैध शासन की स्थापना हो गई। ठीक, और द्वैध शासन की स्थापना 1765 से 72 तक इसी तरह की व्यवस्था चलती रही। पर कंपनी को बहुत घाटा हुआ, क्योंकि जो अधिकारी वगैरह थे उन्होंने निजी व्यापार करना शुरू कर दिया। उसने कंपनी के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया, उसके व्यापार पर ध्यान नहीं दिया, और कंपनी घाटे में चली गई। तो अंत में सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया कि वारेन हेस्टिंग्स यहाँ गवर्नर जनरल बने, गवर्नर वाले बंगाल के गवर्नर, और उन्होंने वो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और पूरे बंगाल पर अधिकार करके पूरे दीवानी और प्रशासकीय काम अपने हाथों में ले लिया। इसी क्रम में जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने अपने हाथ में सत्ता ली, तो अंग्रेज़ों अपने हाथ में जैसे ही सत्ता ली तो अंग्रेज को लगा कि अब तो मुझे भारतीय उपनिवेश पे कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इसी क्रम में उसने संवैधानिक व्यवस्था, पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में रेगुलेटिंग आया। ये दो तरीके से इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इस मामले में कि यह सरकार का पहला कदम था जब ब्रिटिश कंपनियों के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गया। सोचिए, संसद में एक कानून बनी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें भारत के प्रशासन के बारे में बातचीत हो रही है। यानी कि पहली बार ब्रिटिश जो है वह कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट क्या क्या बनाए वो देख लीजिए। बड़ी बहुत पहले रेगुलेटिंग एक्ट माने सामान्य लिख दीजिएगा। क्या सामान्य लिख दीजिएगा? पहले तो संवैधानिक विकास दो तरफ से, एक तो 1857 तक कंपनी का शासन रहा, और 1857 के बाद जो है जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हो गई तो उसके बाद क्राउन का शासन आ गया। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहते हैं? इन्होंने पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। रेगुलेटिंग एक्ट में निम्नलिखित कई विशेषताएं थी। पहला, इसने क्या किया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया। अब सिर्फ सुनिए, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया, और उसकी सहायता के लिए इसने 4 सदस्य समिति बना दी। ठीक, यानी एक तो खुद गवर्नर जनरल हो गए, और दूसरा बात 4 और लोग बैठा दिए एक समिति में, इसको गवर्नर जनरल और काउंसिल कहा गया। ठीक, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। दूसरा, इसी में कहा गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। इसी क्रम में कोलकाता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई। ठीक, दूसरा उन्होंने कहा कि सीओडी के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखा गया, और ये कहा गया कि भारत से आने वाले सभी राजस्व, नागरिक, सिविल और सैन्य मामले की जानकारी आप हमको दो। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग की इंपॉर्टेंट बात, पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कमेटी बनाई गई, जिसको गवर्नर जनरल और काउंसिल कहा गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन ला दिया। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, उसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। चौथा, सीओडी के माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया। पाँचवा, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा। लेकिन चूँकि ये रेगुलेटिंग एक्ट जल्दीबाजी में आया था, बाद में इसको और संशोधित करते हुए एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से 1781 में एक और अधिनियम बना दिया। इस अधिनियम में इंपॉर्टेंट बात देखिए, हम आसान करके बता रहे हैं। अधिनियम में पहला, अब देखिए, ये गवर्नर जनरल और काउंसिल कोई भी कार्य करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि गवर्नर जनरल और काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, क्षेत्र से बाहर गवर्नर जनरल काउंसिल। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए कोई भी काम करेगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी ये भी बाहर, ये भी बाहर। और चौथा, राजस्व संबंधी कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा।
ठीक, ये भी बाहर। और चौथा ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का अब अधिकार क्षेत्र पूरे बंगाल में होगा, पूरे कोलकाता में होगा, और उसमें हिंदू जो है, हिंदू कानून के तहत हिंदू को न्याय मिलेगा और मुस्लिम को मुस्लिम कानून के तहत न्याय मिलेगा। चौथा, प्रांतीय न्यायालय की भी जो भी बात होगी वो अब गवर्नर जनरल काउंसिल में दायर की जाएगी। इन काउंसिल में ये प्रांतीय न्यायालय में अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर वो दायर करना चाहता है, ठीक, अपील करना चाहता है, तो इसका अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होकर, एक बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होकर, बल्कि गवर्नर जनरल नहीं काउंसिल मुख्य रूप से। एक बार और दोबारा सुना दें आपको, इम्पोर्टेंट बात ये सुनिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार कंपनी के कार्यों को, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसी क्रम में 1774 में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। तीसरा, चौथा माफ लीजिए जो भी नंबर है, निजी व्यापार पर, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और पाँचवा, सीओडी के माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया। राजस्व, नागरिक, सैन्य और सिविल मामले से संबंधित जानकारी देने को कहा गया। इसको और अधिक नियंत्रित करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। उसमें गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। वहीं प्रशासनिक स्तर पर किए गए कार्य को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। राजस्व संबंधित सभी मामले को क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार पूरे बंगाल में लागू किए गए, जहां हिंदू को हिंदू कानून से और मुस्लिम को मुस्लिम कानून से, और प्रांतीय न्यायालय के अपील को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित किए बगैर गवर्नर जनरल के काउंसिल में किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद।